Hello guys, this is Imanshi and welcome to the Gyan Corner. Here we will discuss some important questions of biology regarding SSC and railways and other competitive exams. ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम के कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत हैं एंड अवर फर्स्ट क्वेश्चन है. सो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट बिलोंग्स टू द क्लास मैमेलिया. इनमें से कौन सा सेट क्लास मैमेलिया से बिलोंग करता है. मतलब जिस आपको इनमें से वो सेट बताना है जिसमें सिर्फ मैमल्स हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ए ऑप्शन है इसमें पेंगुइन बर्ड्स में आता है, ये मैमल नहीं होता है. एंड नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है इसमें ऑस्ट्रिच जो है, ऑस्ट्रिच किस में आता है, बर्ड्स में आता है, ये भी मैमल्स में नहीं आता है. राइट. एंड आप देख सकते हैं सी ऑप्शन है, यहाँ पर भी पेंगुइन आ रहा है जो कि बर्ड्स में आता है, जो कि मैमल्स में नहीं आता है. तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और जो सही आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर डी. राइट. वेल, बैट, कंगारू एंड हिपोपोटामस, ये चारों के चारों जो हैं वो मैमल्स हैं. इनमें से कोई भी बर्ड नहीं है. बैट जो है वो आप प्रीवियस वीडियो में देख चुके होंगे कि जो बैट है वो मैमल्स में आता है, बर्ड्स में नहीं आता. तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी. राइट. एंड आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आ चुका है. राइट. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट बर्ड. इनमें से कौन सा टॉलेस्ट बर्ड है, सबसे लंबा बर्ड इनमें से कौन सा है. तो पिकॉक, पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, ईमू, इनमें से आपको कोई एक बर्ड बताना है जो कि सबसे टॉलेस्ट है इनमें से. राइट. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी. गाइज यहाँ पे ऑस्ट्रिच जो है वो टॉलेस्ट बर्ड है. ऑस्ट्रिच की जो मेल की जो हाइट होती है वो होती है 2.8 मीटर. राइट. ऑस्ट्रिच मेल की हाइट इतनी होती है. राइट. एंड इसका वेट जो होता है वो 156 केजी होता है. तो जो टॉलेस्ट बर्ड है इनमें से ऑस्ट्रिच को कहते हैं. राइट. एंड आप देख सकते हैं ये भी एसएससी में आ चुका है ये क्वेश्चन भी. एंड बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू फिश. अब आपको इसमें से बताना है कि इनमें से कौन सी ट्रू फिश नहीं है. राइट. सो द करेक्ट आंसर हेयर इज स्टारफिश. स्टारफिश जो है वो फिश में नहीं आती है. याद रखना गाइस, स्टारफिश फिश में नहीं आती है. ये फाइलम इकाइनोडर्मेटा से है. कौन से फाइलम से है, इकाइनोडर्मेटा. राइट. और जो फिशेस होती हैं वो कॉर्डेटा फैमिली से होती हैं. ये आपको याद रखना होगा कि जो फिशेस होती हैं वो कॉर्डेट्स फैमिली से होती हैं, मतलब कॉर्डेट्स में आती हैं या फिर कॉर्डेटा में आती हैं. जो स्टारफिश है वो इकाइनोडर्मेटा फाइलम से है और जो फिश है वो कॉर्डेटा फाइलम से बिलोंग करती है. इसीलिए सो दैट्स वाई स्टारफिश इज नॉट अ ट्रू फिश. राइट. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. And the next question here is the scientific study of birds is known as. birds की scientific study को किस नाम से जाना जाता है. so limnology यहाँ पे लिखा हुआ है, limnology, and that is the study of lakes. limnology क्या है, study of lakes. right. study of lakes. लेक्स या फिर हम कह सकते हैं जितने भी वाटर रिजर्वर्स होते हैं उन सब की स्टडी, इनलैंड एक्वेटिक इकोसिस्टम जो होता है उन सब की स्टडी को हम निम्नोलॉजी कहते हैं. राइट. तो जितने भी वाटर रिजर्व्स हैं उनकी स्टडी को हम निम्नोलॉजी कहते हैं. एंड हर्पेटोलॉजी जो होता है वो होता है एम्फीबियंस, स्टडी ऑफ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स. एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, herpetology. Right. And so the correct answer here is ornithology. ornithology मतलब डी जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है. राइट. सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. और ये भी आप देख सकते हैं कि ये 2006 में आ चुका है ये क्वेश्चन. राइट. सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन,
So the next question here is which of the following animal has a clitellum? इनमें से कौन से एनिमल के पास क्लिटेलम है? क्लिटेलम गाइस एक ऑर्गन होता है और ये होता है हमारे अर्थवर्म में, राइट? सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट हेयर. अर्थवर्म जो होता है उसमें क्लेटिलम होता है. क्लेटिलम होता क्या है, राइट? हमें ये देखना है कि क्लेटिलम होता क्या है. तो ये जो है ये एपिडर्मिस में पाया जाता है. एपिडर्मिस, राइट? एपिडर्मिस हम स्किन को भी कहते हैं. एपिडर्मिस जो पार्ट होता है अर्थवर्म का ये उसमें पाया जाता है. एंड इसका काम क्या होता है? देखो क्लेटिलम जो ऑर्गन है इसका काम क्या है? ये जो है कुकून बनाने के लिए ये एक विस्कस फ्लूइड जो है वो सिक्रीट करता है. ये क्लेटिलम का काम होता है अर्थवर्म में, राइट? कुकून बनाने के लिए जो एग होते हैं, एग में जो कुकून होता है उसको बनाने के लिए ये एक विस्कस फ्लूइड सिक्रीट करता है और ये इसका मेन फंक्शन होता है क्लेटिलम का अर्थवर्म में, राइट? एंड देख सकते हैं आप ये क्वेश्चन भी आ चुका है हमारे प्रीवियस ईयर में. सो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज द लैंग्वेज यूज्ड इन राइटिंग द साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल इज. देखिए आपने देखा होगा कि साइंटिफिक नेम हर एनिमल, हर बर्ड, हर प्लांट का एक साइंटिफिक नेम होता है. इवन जो ह्यूमन होते हैं उनका भी साइंटिफिक नेम है जो कि मैं प्रीवियस ईयर वीडियो में बता चुकी हूँ, जो कि क्या है? होमोसेपियंस, राइट? होमोसेपियंस मैन का नाम है, ह्यूमन का नाम है. एंड तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि लैंग्वेज कौन सी यूज होती है, राइट? साइंटिफिक नेम में, एनिमल के साइंटिफिक नेम में हम कौन सी लैंग्वेज का यूज करते हैं? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है. एंड द करेक्ट आंसर हियर इज बी, लैटिन. जो लैटिन भाषा होती है, जो लैटिन लैंग्वेज होती है उसको हम साइंटिफिक नेम में यूज करते हैं एनिमल के. एंड ये भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है. सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पॉइजनस स्नेक? इनमें से कौन सा नॉन पॉइजनस स्नेक है, राइट? कोबरा, ड्रायोफिस, एलेप्स एंड डी पाइथन. तो इनमें से आपको नॉन पॉइजनस स्नेक बताना है. तो जो इनमें से नॉन पॉइजनस स्नेक है वो है ऑप्शन नंबर डी, पाइथन. पाइथन को हम कॉन्स्ट्रिक्टर्स भी कहते हैं, राइट? जो पाइथन फैमिली से होते हैं उनको हम कॉन्स्ट्रिक्टर्स भी कहते हैं. जो पाइथन होता है उसको हम कॉन्स्ट्रिक्टर कहते हैं. क्यों कहते हैं? बिकॉज ये नॉन पॉइजनस होते हैं. ये अपने शिकार को, अपने प्रे को वैनम से नहीं मारते हैं, मतलब अपने जहर से नहीं मारते हैं. ये अपने प्रे को, मतलब अपने शिकार को स्क्वीज करके मारते हैं, राइट? उसको कंस्ट्रिक्ट कर लेते हैं ये, राइट? एंड फिर उसे स्क्वीज करके अपने प्रे को मारते हैं. दैट्स वाई इनको वैनम की जरूरत नहीं होती है. एंड दैट्स वाई दे आर कॉल्ड कॉन्स्ट्रिक्टर्स. इन्हें कॉन्स्ट्रिक्टर्स इसी वजह से कहा जाता है. एंड ये क्वेश्चन भी आ चुका है आपके प्रीवियस ईयर में. एंड अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो मोस्ट फिश डू नॉट स्विम इन वाटर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ. बहुत सी जो फिशेज होती हैं वो वाटर में स्विम नहीं करती हैं. किसकी प्रेजेंस से नहीं कर पाती हैं? किसकी प्रेजेंस से वो स्विम नहीं कर पाती हैं, राइट? वाटर में. तो जो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा वो होगा सी, स्विम ब्लेडर. स्विम ब्लेडर. अब यहाँ पे ये बात आती है कि स्विम ब्लेडर असल में होता क्या है, राइट? तो ये हमारे लंग्स की तरह होता है. जैसे कि हमारे अंदर जो लंग्स होते हैं उसी तरीके से फिशेस के अंदर स्विम ब्लेडर होता है. स्विम ब्लेडर किस लिए होता है? ताकि फिशेस जो होती हैं वो अपना लेवल सेट करती हैं, राइट? स्विम ब्लेडर से फिशेस अपना लेवल सेट करती हैं कि उन्हें कितने लेवल पर तैरना है या फिर कितने लेवल पर उन्हें स्विम करना है. ये एक एक्सपेंडेबल सैक की तरह होते हैं. एक्सपेंडेबल सैक मतलब ये एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें वो जो फिशेस होती हैं उसमें गिल्स के थ्रू ऑक्सीजन को भर लेती हैं जिससे उनकी वॉल्यूम ज़्यादा हो जाती है बट मास नहीं बढ़ता, राइट? मतलब एक तरह से फिशेस जो होती हैं वो फूल जाती है, राइट? और इससे क्या होता है उनको अपना लेवल सेट करने में मदद मिलती है. तो इस जो स्विम ब्लैडर होता है उसका यही काम होता है. एंड इसको हम एक्सपेंडेबल सैक भी कहते हैं, राइट? एंड ये बलून लाइक होता है, ये आप याद रखेंगे, राइट?
एंड ये भी आपका प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको ये याद रखना है। एंड होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज यस, सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म होमोसेपियंस इज। होमोसेपियंस की लिटरल मीनिंग क्या है, जो असल मीनिंग है होमोसेपियंस की वो क्या है? सो ए इज द करेक्ट आंसर हेयर। एंड एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लीनियस। एंड लीनियस जो है इन्होंने 1758 में, राइट, 1758 में होमोसेपियंस नामक टर्म दिया था। एंड ये जो टर्म है ये इन्होंने लैटिन भाषा में दिया था। कौन सी भाषा में दिया था? लैटिन भाषा में दिया था, राइट, लैटिन लैंग्वेज में। तो ए इज द करेक्ट आंसर हेयर, इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड ये आपका ये क्वेश्चन भी आ चुका है प्रीवियस ईयर में। एंड अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच एनिमल प्रोड्यूसेस द बिगेस्ट बेबी। इनमें से कौन सा एनिमल जो है वो बिगेस्ट बेबी प्रोड्यूस करता है? राइट, कैमल, लॉयन, एलिफेंट, ब्लू व्हेल। सो गाइज बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बिकॉज जो इनमें से सबसे जो बड़ा एनिमल है, जो लार्जेस्ट एनिमल है हमारे अर्थ पे, वो है यहाँ पर ब्लू व्हेल, राइट। सो द करेक्ट आंसर हेयर इज ब्लू व्हेल। देखिए जो सबसे बड़ा एनिमल होगा वही सबसे बड़ा बेबी प्रोड्यूस करेगा, राइट। तो बिगेस्ट एनिमल इनमें से कौन सा है? ब्लू व्हेल, राइट। ब्लू व्हेल इनमें से ही बिगेस्ट नहीं है, ब्लू व्हेल हमारे पूरी अर्थ पे सबसे बिगेस्ट एनिमल है। एंड जो इसका बेबी होता है, काल्फ जो होता है इसका, उसका अप्रॉक्स वेट 3 टन्स होता है, राइट। एंड ये आपको याद रखना है। सो जो अप्रॉक्स वेट होता है वो ब्लू व्हेल के बेबी का, मतलब काल्फ का, कितना होता है? 3 टन्स होता है, राइट। एंड होप आपको ये समझ आया होगा। एंड ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। एंड आप शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि जो लोग हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो और स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जिसमें बायो आती है, तो उन्हें भी मदद मिलेगी, राइट। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज द एनिमल विच यूजेस साउंड्स एज इट्स आइज इज। एनिमल जो कि साउंड्स, मतलब अपनी आइज को एज अ साउंड प्रोड्यूस करने में, मतलब अपनी साउंड को आइज की तरह यूज करता है। So the next question here is the animal which uses sounds as its eyes is। साउंड को जो एनिमल आईज की तरह यूज करता है, मतलब आंखों की तरह जो आवाज को यूज करता है, वो कौन सा एनिमल होता है? राइट, ए डॉग, बी कैट, सी स्नेक, या फिर डी बैट। सो द राइट आंसर हेयर इज डी बैट। बैट इज द राइट आंसर। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज जो बैट होता है उसमें आपको याद रखना है कि जो बैट होता है वो इकोलोकेट होता है। इकोलोकेट होता है, इसका मतलब क्या है? इकोलोकेट का मतलब क्या है कि जो बैट होता है वो एक हाई पिच्ड साउंड निकालता है, एक बहुत ही हाई पिच्ड, या फिर हम कह सकते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड निकालता है, जो कि जिससे क्या होता है, वो जो आवाज़ होती है, वो जो हाई पिच्ड साउंड होती है, वो इतनी, उसकी पिच जो होती है वो इतनी हाई होती है कि वो हमें सुनाई नहीं देती है। एंड दैट इज़ नॉट ऑडिबल फॉर अस। बट जो बैट होती है वो उसको अपनी आइज़ की तरह यूज़ करती है, राइट। आइज़ की तरह क्यों यूज़ करती है? अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है कि बैट की आइज़ नहीं होती है, बैट की आइज़ होती है। एंड लेकिन जो बैट की आइज़ होती हैं वो एक डिम लाइट में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करती हैं।
लेकिन जो बैट होती है वो अपनी आइज का यूज नहीं करती है अपने प्रे को पकड़ने के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि अपने प्रे को पकड़ने के लिए बैट जो होती है वो किसका यूज करती है, तो वो आइज का यूज नहीं करती है, वो अल्ट्रासोनिक साउंड निकालती है, वो उसका यूज करती है, वो जो साउंड होती है। अब यहाँ पे जो इकोलोकेट टर्म है उसका यूज कैसे होगा कि साउंड जो होती है वो अपनी जो बैट होती है वो अपने साउंड को एकोलोकेट करती है, एको करती है, जिसके बाद साउंड एको होके किसी भी चीज से टकरा के वापस आती है बैट के पास, एंड उससे बैट को पता लगता है कि कोई भी चीज जो है उससे कितनी दूर है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितने दूर है बैट से, राइट। और इससे उसे अपने प्रे का पता लग जाता है, एंड इसलिए यहाँ पर एकोलोकेट जो है वर्ड यूज हुआ है। ऐसे बहुत से एनिमल है जो अल्ट्रासोनिक साउंड निकालकर या फिर एकोलोकेट कर कर अपना शिकार पकड़ते हैं, राइट। एंड उनमें से एक बैट भी है। तो आपको ये टर्म भी याद रखनी है, एकोलोकेट, एंड आपको ये भी याद रखना है कि बैट जो है वो अल्ट्रासोनिक साउंड निकालती है, राइट, अपने शिकार को पकड़ने के लिए, राइट। एको का यूज करती है, वो साउंड का यूज करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड। इनमें से कौन सा लार्जेस्ट लिविंग बर्ड है, राइट। सो पिकॉक, ऑस्ट्रिच, डोडो एंड टर्की। तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, बिकॉज जो लार्जेस्ट लिविंग बर्ड है वो कौन सा अपना ऑस्ट्रिच। बी ऑस्ट्रिच इज द करेक्ट आंसर हियर। वाई? बिकॉज यहाँ पे ये हो भी चुका है कि ऑस्ट्रिच जो है वो 2.8 मीटर टॉल रहता है। जो मेल होता है, ऑस्ट्रिच मेल जो होता है वो 2.8 मीटर में टॉल रहता है, एंड बी इज द करेक्ट आंसर हेयर। एंड ये क्वेश्चन पहले हो भी चुका है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज इन मेल शार्क्स क्लैस्पर्स आर फाउंड अटैच्ड टू। मेल शार्क्स में जो क्लैस्पर्स हैं वो किससे अटैच होते हैं, किससे अटैच पाए जाते हैं, या फिर, राइट। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज pelvic fin. C is the right option here, and pelvic fin. तो क्लैस्पर्स होते क्या हैं, राइट। क्लैस्पर्स क्या होते हैं, ये एक ऐसा बॉडी पार्ट होता है जो कि डिजाइन किया गया होता है, डिजाइन्ड टू डिलीवर स्पर्म इनसाइड फीमेल, राइट। स्पर्म को डिलीवर करने में इनसाइड फीमेल ये काम आता है क्लैस्पर, एंड ये पैल्विक फिन की ही एक्सटेंशन होती है। आपको ये याद रखना है कि ये एक्सटेंशन होती है किसकी, पैल्विक फिन की एक्सटेंशन होती है जो क्लैस्पर्स होता है, राइट। एंड ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो आपको ये याद रखना है। एंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज ओडोंटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ। यहाँ पे आपको ओडोंटोलॉजी के बारे में बताना है। ये कौन सी ऐसी ब्रांच है, मतलब ये कौन सी ऐसी ब्रांच है साइंस की जो किसकी ओडोंटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ। ओडोंटोलॉजी किसकी स्टडी से डील करती है, राइट। आपको इसका आंसर देना है यहाँ पे, एंड द करेक्ट आंसर हेयर इज ए, टीथ। टीथ इज द करेक्ट आंसर। जो ओडोंटोलॉजी होती है वो स्टडी ऑफ टीथ, मतलब वो हमारे जो साइंस की जो ब्रांच है जो टीथ की स्टडी के लिए काम आती है उससे रिलेट करती है, राइट। ओडोंटोलॉजी का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ टीथ। सो ये साइंस का ही पार्ट है, राइट। एंड ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है एसएससी CHSL में, तो आपको बहुत ही ध्यान से ये क्वेश्चंस देखने होंगे। एंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज यस आर्कियोप्टेरिक्स हैड द फॉलोइंग रैपिटिलियन करेक्टर्स। आर्कियोप्टेरिक्स के पास कुछ रैपिटिलियन करेक्टर्स होते हैं, वो कौन से होते हैं। इनमें से आपको जो ये 4 ऑप्शंस है इनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है, राइट। करेक्ट रैप्टिलियन करेक्टर्स बताने हैं जो आर्कियोप्टेरिक्स के पास होते हैं। अब गाइस आर्कियोप्टेरिक्स होता क्या है।
आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो एक डायनासोर है जो पहले पाए जाते थे, राइट, जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एंड इसका जो फॉसिल है उससे हमें ये पता चला है कि जो आर्कियोप्टेरिक्स है उसमें बर्ड्स के भी कैरेक्टर्स होते हैं और रेप्टाइल के भी कैरेक्टर्स होते हैं, राइट। इसमें बर्ड्स के भी और reptile like characteristics होते हैं. So we can say that it exhibits both reptilian and birds like characteristics and it is a type of dinosaur. ये डायनासोर का ही एक टाइप है, राइट, जिसको आर्कियोप्टेरिक्स कहते हैं. बट दे आर मोर लाइक रेप्टाइल्स. इनको हम पूरी तरीके से बर्ड्स नहीं कह सकते, हाँ, बट ये उड़ सकते थे उस टाइम पे, बट ये बर्ड्स पूरी तरीके से नहीं कहे जा सकते बिकॉज हम इन्हें रेप्टाइल्स में ज़्यादा रखते हैं एंड इसके जो फीचर्स होते हैं वो रेप्टाइल्स की तरफ ज़्यादा मूव करते हैं, राइट. सो द करेक्ट आंसर हियर इज बी, क्लॉड विंग्स, टीथ ऑन जॉ एंड टेल. इसमें टेल भी होती है जो कि रेप्टाइल्स का फीचर है, क्लॉड विंग्स होते हैं, इसके विंग्स बर्ड का फीचर है, राइट. सो कुछ रेप्टाइलियन जो करेक्टर्स हैं वो आर्कियोप्टेरिक्स में ये होते हैं. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. एंड आप देख सकते हैं कि ये भी एसएससी प्रीवियस ईयर में आ चुका है. सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज डार्विन फिंचेस रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ. डार्विन्स के फिंचेस किस ग्रुप को रेफर करते हैं? सो द करेक्ट आंसर हियर इज बर्ड्स, राइट. डार्विन फिंचेस किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पर आपको ये बताना है. फिशेस के लिए, लिजर्ड्स के लिए, एम्फीबियंस के लिए, बर्ड्स के लिए. तो यहाँ पे बर्ड्स के लिए डार्विन फिंचेस यूज हुआ है क्योंकि जो चार्ल्स डार्विन थे उन्होंने 26 ग्रुप, एक बर्ड्स के एक ही स्पीसीज के 26 ग्रुप को इकट्ठा किया था, उनके फिंचेस को देखा था, ऑब्जर्व किया था एंड उनको ऑब्जर्व करने के बाद डार्विन को क्या पता चला एंड जो कंक्लूजन था वो क्या निकला कि ये जो फिंचेस होते हैं, ये जो बर्ड्स होते हैं, इन्होंने इन फिंचेस को अडेप्ट किया था, राइट. अलग अलग फिंचेस उनमें देखने को मिले और वो अडेप्ट किए गए थे अपने फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए या फिर उनके डिफरेंट फूड रिसोर्सेज के लिए उन्होंने इसको अडेप्ट किया था, ठीक है. तो हम कह सकते हैं that they had adapted over time to equip the finches to acquire different food sources, right. So Darwin finches किसके लिए है, किसके ग्रुप के लिए है? बर्ड्स के ग्रुप के लिए, राइट. एंड ये भी आपका एसएससी सीजीएल में आ चुका है. 2011 में भी ये क्वेश्चन आया एंड 2004 में भी. तो आपको इतना तो याद रखना ही है कि जो डार्विन फिंचेस है वो किसके बारे में बोल रहा है, राइट. ये जो पर्टिकुलरली ये बीक के बारे में बोल रहा है, जो बर्ड्स की जो बीक होती है उसके बारे में डार्विन ने रिसर्च की थी, राइट. एंड अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज यस, द थियोरी ऑफ इवोल्यूशन वॉज पुट फॉरवर्ड बाय. आपको यहाँ पे बताना है कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसके द्वारा आगे रखी गई थी या फिर फॉरवर्ड पुट की गई थी, राइट. एंड द करेक्ट आंसर हियर इज चार्ल्स डार्विन. आपने पिछले क्वेश्चन में भी देखा कि हम यहाँ डार्विन फिंचेस की बात करें तो यहाँ पे चार्ल्स डार्विन की ही बात हो रही थी और वहाँ पे उन्होंने बर्ड्स के इवोल्यूशन के बारे में बोला था, राइट. उस रिसर्च में उन्होंने बर्ड्स के इवोल्यूशन के बारे में बोला था. तो जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है वो चार्ल्स डार्विन ने ही आगे रखी थी, सबके सामने रखी थी, अलग अलग एनिमल्स पे रिसर्च करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट. एंड ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है. सो चार्ल्स डार्विन जो है उन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन put forward by Charles Darwin. So Charles Darwin's option D is the correct answer here. And but the next question की तरफ, the concept of survival of the fittest was first advocated by. survival of the fittest concept जो है वो सबसे पहले किसने उसको इंट्रोड्यूस किया था, एडवोकेट किया था या फिर इंट्रोड्यूस किया था? सो द करेक्ट आंसर हियर इज नॉट डार्विन. यहाँ पर करेक्ट आंसर डार्विन नहीं है. हालांकि ये थ्योरी भी डार्विन ने आगे जाके इस थ्योरी पर भी काम किया था, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है सी, स्पेंसर. स्पेंसर इज द करेक्ट आंसर हियर.
एंड इनका पूरा नाम था हर्बर्ट स्पेंसर, और इन्होंने ही सबसे पहले जो टर्म थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आगे रखी थी एंड या फिर इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है बिकॉज कुछ लोग नेचुरल सिलेक्शन जो कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को इंट्रोड्यूस करता है, कई बार नेचुरल सिलेक्शन जो कि डार्विन ने दिया था उसको आप याद रखें, डार्विन आंसर लगाते हो, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो है वो स्पेंसर है, हर्बर्ट स्पेंसर इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पर डार्विन करेक्ट आंसर नहीं है, राइट। एंड चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज द स्टडी ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल्स इज कॉल्ड। एक्सटिंक्ट एनिमल्स आप समझते हैं, जो गायब हो चुके हैं, जो ऐसे एनिमल्स हैं जो गायब हो चुके हैं उनको एक्सटिंक्ट एनिमल्स कहा जाता है। तो उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, तो उनकी स्टडी को क्या कहते हैं? सो द करेक्ट आंसर हियर इज पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी कहते हैं जो एक्सटिंक्ट एनिमल्स हो जाते हैं, जो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं जो एनिमल्स, उनकी स्टडी को हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं, राइट। बिकॉज ऑर्निथोलॉजी आप पढ़ चुके हैं कि बर्ड्स की स्टडी को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। जियोलॉजी आपको पता है कि जो अर्थ की जो लैंड होता है, जियोग्राफी हम कहते हैं, तो जो लैंड का जो स्टडी होता है उसको हम जियोलॉजी कहते हैं। हर्पेटोलॉजी भी मैं बता चुकी हूँ कि हर्पेटोलॉजी एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की जो स्टडी होती है हम उसको हर्पेटोलॉजी कहते हैं। सो द करेक्ट आंसर, आप यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं और उससे भी बता सकते हैं कि पैलेंटोलॉजी इज द करेक्ट आंसर, राइट। एंड ये भी आपका SSC CGL 2007 में आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, राइट। एंड बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो डायनासोर्स वर, डायनासोर्स क्या थे? मैमल्स दैट बिकेम एक्सटिंक्ट, मैमल्स जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके थे। बी लार्ज हर्बीवोरस क्रिएचर विच गिव राइज टू हिप्पोपोटामस स्पीसीज, ऐसे एनिमल जिन्होंने हिप्पोपोटामस स्पीसीज को जन्म दिया, ऐसा कुछ। या फिर सी एग लेइंग मैमल्स थे ये, या फिर डी रेप्टाइल्स दैट बिकेम एक्सटिंक्ट। सो द करेक्ट आंसर हियर इज डी रेप्टाइल्स दैट मेक एक्सटिंक्ट, बिकॉज डायनासोर्स थे वो मैमल्स नहीं थे, उनके फीचर्स कैसे थे? रेप्टाइल्स के फीचर्स थे। हम पिछले क्वेश्चन में भी ये देख चुके हैं कि जो आर्कियोप्टेरिक्स था वो डायनासोर था एंड उसमें दोनों रेप्टाइल्स और बर्ड्स के कैरेक्टर्स थे, लेकिन फिर भी उसे रेप्टाइल की ही क्लास में रखा जाता है। तो रेप्टाइल्स थे, डायनासोर्स क्या थे? रेप्टाइल्स थे दैट बिकेम एक्सटिंक्ट, राइट। एंड आप देख सकते हैं गाइज कि ये क्वेश्चन भी हमारा प्रीवियस ईयर में आ चुका है 2008 में एंड CGL में, राइट। सो hope you like this video guys, and also our efforts towards you, and also please like, share and subscribe this video, and इसका जो PDF का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।